यस हितेन। तो सर जैसे मेन जो थीम है वो जैनिज्म का वो है मल्टीकल्चरलिज्म। जैनिज्म मेन इस बात पे फोकस करता है कि जोन से हम एक जो ह्यूमन है वो हमेशा पार्शियल नॉलेज गेन कर सकता है, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट के पास इन्यूमरेबल वो है मतलब करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जो जैन की फिलोसफी है वो मेन रिलेटिविस्टिक प्लूरलिज्म के ऊपर फोकस करती है। तो यस। जैसे जैन ने डॉक्ट्राइन्स भी दी हैं जैसे स्यादवाद। तो स्यादवाद यही कहता है कि जो से इन्यूमरेबल करेक्टरिस्टिक्स हैं एक सब्सटेंस की। अपन है ना इन डॉक्ट्रिन्स पे अलग से डिस्कस करेंगे। एक आप ओके। ओवरव्यू दो कि जैन फिलोसफी का ओवरव्यू क्या है, आपको किस तरह से उसके अंदर क्या पॉइंट अच्छा लगा, क्या आपके पर्सपेक्टिव, मतलब हितेन जैन फिलोसफी के बारे में क्या सोचते हैं, ये अपन को बताना है। अपन को कोई एकेडमिक हम्म। बैकग्राउंड, एकेडमिक डायमेंशन में इसके अंदर डिस्कशन ओके। नहीं करना अभी, है ना, वो अपन करेंगे बट आफ्टर सम टाइम। यस। ठीक है सर। तो बिल्कुल मुझे खुल तो के सर आपको यही बात बोलना अच्छी। है, सॉरी एक बार और मैं बोल दूं, बिल्कुल खुल हाँ के जी। बोलना है जो भी आप जैन फिलोसफी के बारे में समझे हैं। मतलब एक ऐसा नहीं कि बस एग्जाम के ठीक है। पर्सपेक्टिव से बोल रहे हैं, एक डायमेंशन आपको अपने दिमाग में क्या आ रहा है जैन फिलोसफी के नाम से। यस प्लीज ओके। हितेन। सर ये बात अच्छी लगी कि जैनिज्म सिखाता है रिलीजियस टॉलरेंस। मतलब एक जैनिज्म एक ऐसे टाइम पे इमर्ज हुआ था जब बहुत सारे रिलीजियस डॉगमास वगैरह हमारे सोसाइटी के अंदर थे। तो वो यही सिखाता है कि मतलब अच्छी तरह से प्यार मोहब्बत से गिरा जा सकता है। जरूरी नहीं है कि रिलीजन में मतलब डिस्प्यूट्स हों। सबके व्यू पॉइंट्स को रिस्पेक्ट करना सीखो। ये सिखाता है कि मतलब जरूरी नहीं है कि एक ही बात सच हो, उसके अलग अलग व्यू पॉइंट्स भी हो सकते हैं। ये कहना चाहता ठीक है। यस। मनोज विल टेल अस अबाउट जैन जैन फिलोसफी के बारे में। मनोज क्या समझते हैं? तो सर जैन में बताया गया है कि जो नॉलेज है इज मल्टी डायमेंशनल एंड वी बीइंग द लिमिटेड बीइंग्स आर कैन खाली कुछ ही एस्पेक्ट देख सकते हैं उसके। हम्म। वी आर लिमिटेड बीइंग। तो हम्म। इससे क्या होता है कि यू अलाउ द डिफरेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ द सेम थिंग, सेम सब्जेक्ट, सेम रियलिटी। तो हम्म। इससे क्या होता है, सोशल इंक्लूजन, सोशल कोहेसिवनेस, हम्म। दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को रिस्पेक्ट करना, हम्म। ये सब चीजें सोसाइटी में आती हैं। सो इट अलाउज मल्टीकल्चरिज्म। ओके। It is not denying any particular, it's not stubborn about a particular stand. हम्म। It's saying what you are saying is not incorrect. It हम्म। is it is just one aspect. It is वेरी not गुड। it is not incorrect. It is correct, but it is not complete truth. It's explained with the example of a elephant which is being touched by six blind men. Everybody देखो would अपन give अगर a ये एलिफेंट वाला एग्जांपल ले, कितना अच्छा एग्जांपल है। मतलब एक चीज से अपन को ये समझ में आ जाता है कि मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट होते हैं ऑब्जेक्ट के, और हम उसको पर्सपेक्टिव अपने अपने अलग अलग होते हैं। जैसे आज के जमाने में अगर हम बात करें तो हम सोचते हैं कि यार ये जो थॉट प्रोसेस कर रहा है ये गलत है, बट उसके पर्सपेक्टिव से तो वो सही है। हमारे पर्सपेक्टिव से हो सकता है कि मेरे को हितेन अच्छा लगता हो, किसी को अच्छा लगता हो मनोज अच्छा लगता हो, किसी को श्रुति अच्छी लगती हो, सबके अलग अलग पर्सपेक्टिव है। तो ये एक तरह से ब्रॉडनेस ऑफ द माइंड यहाँ पर दिखा रहा है जैन फिलोसफी, है ना। अच्छा हम गार्गी से पूछते हैं। गार्गी 2 मिनट में बताओ जैन फिलोसफी के बारे में क्या सोचते हो आप? Yes, so Jain philosophy basically they believe in the multiculturalism theme and इन्होंने जो soul है and the eternal heavenly bodies उनको illusion नहीं माना but they are truth। गुड। तो जैसे जीवा सोल एंड पुद्गल धर्म अधर्म ये सब चीजों को इन्होंने वैलिडेट किया है कि दे एग्जिस्ट एंड लाइक चार्वाका इन्होंने इसको रिफ्यूट नहीं करा कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करते। ऑल्सो अकॉर्डिंग टू जैन फिलोसोफर्स कुछ भी एब्सोल्यूट नहीं है, एवरीथिंग इज नॉट एब्सोल्युटली ट्रू। किसी के पर्सपेक्टिव से एक चीज हो सकती है और वही चीज दूसरे के पर्सपेक्टिव से अलग चीज हो सकती है। तो इसीलिए दे यूज्ड अ वर्ड स्याद एंड स्यादवाद थ्योरी उन्होंने प्रोपाउंड करी, जिससे ये हो जाता है कि नॉट रिफ्यूटिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ सम अदर पर्सपेक्टिव। और इन्होंने ये भी बताया कि देर आर टू टाइप्स ऑफ नॉलेजेस विच द जैन फिलोसफर्स गेन। एक तो हमें होती है इमीडिएट नॉलेज, जो हमें इमीडिएटली अपने सोल को विदाउट एनी कार्मिक
बॉन्डेज। बर्डन उससे होता है, एंड दूसरा मीडिएट नॉलेज वो हमें थ्रू हमारे सेंस ऑर्गन से रिसीव होती है। तो ये भी कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है बच्चों, है ना। ये कॉन्सेप्ट आगे जाके आप प्लेटो जब पढ़ेंगे ना तो उसके अंदर भी आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, क्या ना। प्लेटो ऐसे बोलता है कि जो सोल होती है स्टार्टिंग में उसको सब कुछ पता होता है, पर जैसे वो बॉडी में आती है ना तो वो भूल जाती है। तो व्हाट वी आर डूइंग इन दिस वर्ल्ड इज दैट कि वी आर रिमेम्बरिंग द, जो वो भूली हुई चीजें हैं उनको हम रिमेम्बर कर रहे हैं, और उसके लिए हमको एक टीचर की रिक्वायरमेंट होती है। ऐसा प्लेटो का थॉट है। इनका भी थॉट यही है कि भाई सोल के पास वैसे तो 100% नॉलेज होती है, पर कर्मों के बॉन्डेज के कारण, कर्म जब उसके चिपक जाते हैं तो उसकी पावर कम हो जाती है, इनफाइनाइट पोटेंशियल जो होता है उसका कम हो जाता है, उसकी इनफाइनाइट नॉलेज कम हो जाती है। और इसके कारण क्या होता है कि इसके कारण फिर सोल को सेंस ऑर्गन की मदद चलती है कि भाई तेरी मदद ले लूं, आंख, कान, मुंह, नाक, राइट, इस तरह की इन सब की सेंस ऑर्गन्स की मदद से फिर वो नॉलेज को गेन कर पाती है। तो बैसाखियां उसकी इस तरह से है। तो जैसे ही कर्म हटते हैं तो हमको इनफाइनाइट नॉलेज हो जाता है और यही केवल ज्ञान है, राइट। तो ये भी कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है, थोड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है इसके अंदर कि बॉन्डेज के कारण। वैसे तो सारी फिलोसफी कह रही है ये चीज, पर इसने थोड़ा सा अलग करके इसके अंदर बताया। यस, अंजलि शर्मा वांट टू से समथिंग। जैन फिलोसफी जल्दी से 2 मिनट का कुछ आपको बोलना है तो। सर बेसिकली जैन फिलोसफी का मतलब जो ओपिनियन था वो यही था कि वो अपने रिलीजन को ज्यादा मतलब डोमिनेट नहीं करना चाहते थे। वो कहते थे कि हर एक का रिलीजन या हर एक के थॉट्स इक्वली वैल्यूएबल है। कोई मल्टीकल्चरलिज्म एस्पेक्ट उसमें आता था। और मतलब वो कहते थे कि कोई भी एस्पेक्ट हो, मतलब ऐसा नहीं होता कि गलत है, बट वो कुछ इनकम्प्लीट हो सकता है। बट जैसे कि वो न्याय थ्योरी देते थे, कोई हम्म भी एस्पेक्ट गलत होता है कंप्लीट होता है। और उसको कंप्लीट करने के लिए हमको उसका स्पेस टाइम एंड सब कुछ कंसीडर करके बोलना चाहिए, जो कि उनकी थ्योरी ऑफ त्यागवाद थी। और सिमिलरली हम्म उन्होंने ये कंसीडर किया था कि किसी भी एक रियलिटी की बहुत सारे इन्यूमरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जिनकी वजह से जिससे हमारी थ्योरी ऑफ अनेकांतवाद आई थी कि मतलब कि बहुत सारी रिलेटिविस्टिक एंड मतलब प्लूरलिज्म जो उनका वो था बेसिकली थॉट कि प्लूरलिस्टिक रियलिज्म। और हम्म उनका एक और पॉइंट था कि जैसे वो एक्सेप्ट करते थे परमानेंट प्लस चेंज को। मतलब वो ऐसे नहीं कहते थे कि हर चीज मतलब ना ही वो हर चीज को वो बुद्धिज्म की तरह चेंजिंग मानते थे, ना ही वो स्टेबल मानते थे हम्म। अद्वैत वेदांत की तरह। तो वो उनका दोनों पॉइंट कंसीडर करके चलते थे। तो ठीक है, ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट था उनका, है ना। उन्होंने कहा कि भाई एक सब्सटेंस जो है ना उसके अंदर दोनों चीजें हम देख लेते हैं, इटर्नलिटी भी देख लेंगे और इटर्निटी भी देख लेंगे, और उसके अंदर चेंजिंग नेचर भी देख लेंगे, दोनों उसके अंदर डाल दिए उन्होंने उनको। जैसे अब अगर हम ट्रेडिशनल थॉट की बात कहेंगे तो वो तो हमेशा कहेगी कि भाई इटर्नली है, रियलिटी को इटर्नली मानो, ठीक है, जो रियलिटी होती है वो इटर्नल होती है। चार वाक कहते हैं कि कुछ नहीं होता है, निहिलिज्म की तरफ चले जाते हैं। ये एक कह रहे हैं कि भाई इसके अंदर चेंजिंग है, चेंजिंग, जैसे बुद्ध कहते हैं, सॉरी, बुद्ध कहते हैं कि चेंजिंग है, क्षणिकवाद, रियलिटी हमेशा चेंज होती रहती है। ये भाई साहब अलग थॉट लेकर आए। इन्होंने कहा कुछ चीज तो इसके अंदर परमानेंट रहती है, जब तक ऑब्जेक्ट रहेगी, जब तक आपका सब्सटेंस रहेगा, और कुछ चीज इसके अंदर क्या होता है, कुछ चीज इसके अंदर चेंजिंग रहती है, दैट इज गुणा और प्रया वाला कॉन्सेप्ट। ये बड़ा ही अच्छा कॉन्सेप्ट इनका है, जिसके कारण इनका खुद का एक अपना मिडिल पाथ हो गया। हम मिडिल पाथ कहते हैं कि मिडिल पाथ बुद्धिज्म का होता है, पर इनका भी एक तरह से ये मिडिल पाथ है सब्सटेंस की थ्योरी को लेकर। इज दिस ओके विद एवरीवन? यस, अब सब बच्चे बोल रही हैं कि हाँ। श्रुति, अगर आप बोल पा रहे हैं तो प्लीज टेल अस अबाउट द जैन फिलोसफी। आपके पर्सपेक्टिव से जैन फिलोसफी कैसी आपको लगी? अकॉर्डिंग टू मी, मतलब मुझे जो मेरा पर्सपेक्टिव है जैन फिलॉसफी को लेके वो यही है कि जो जैन फिलॉसफी है वो हमारी सोसाइटी में एक कॉमन ब्रदरहुड की को प्रमोट कर रहा है। हम्म कि हर एक इंडिविजुअल की जो अपने अपनी आइडियोलॉजी है, जैसे कि हमने पढ़ा था कि किसी भी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की एक साइड नहीं होती है, उसके इनफाइनाइट एट्रीब्यूट होते हैं। हम्म जैसे कि हमने प्रिज्म का एग्जांपल लिया था कि किसी हम्म को एक साइड से प्रिज्म रेड दिख रहा है, एक साइड हम्म से व्हाइट दिख रहा है, बट अगर वो उस चीज के लिए लड़ने लग जाए कि नहीं प्रिज्म रेड ही है, तो वो हर डायमेंशन को लेके देख सकते हैं कि प्रिज्म उसके पर्सपेक्टिव से रेड हो सकता है, मेरे पर्सपेक्टिव से इस साइड से व्हाइट है। तो हम्म, वो एक मतलब कॉमन ब्रदरहुड की मल्टीकल्चरलिज्म को प्रमोट कर रहा है। और okay, ऑब्जेक्टिव रियलिज्म पे बात करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है और वो रियल भी है। और जैसे अगर एक वेदांता की रियल, बात करें तो वेदांता क्या बोलते हैं ऑब्जेक्ट के बारे में? आचार्य शंकर, अद्वैत या सर, क्या बोलते हैं? वो ऑब्जेक्ट हम्म वो ऑब्जेक्ट को लेके एग्जैक्टली तो नहीं रिकॉल कर पा रही हूँ सर अभी, ये पर बोलेगा वो कोई बच्चा जो इधर क्लास के अंदर?
हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम वेदांता, अद्वैत वेदांता? अद्वैत वेदांता उसको मिथ्या मान लेता है ना, वो तो मिथ्या ही मान रहा है, वो रियलिस्टिक थोड़ी ना माना है ऑब्जेक्ट को, वो तो एक तरह से मिथ्या मान रहा है ऑब्जेक्ट को। हाँ, बैक टू श्रुति, यस। यस सर, तो अकॉर्डिंग टू मी जैन फिलोसफी ये चीज भी प्रमोट करती है कि जैसे हम कर्मास करेंगे वैसे ही लाइक हमारी बॉडी की फॉर्मेशन होती है। जैसे कि हमने बोला था घटिया घटिया कर्म, हम्म। तो जो अघटिया कर्म होते हैं वो ये डिसाइड करते हैं कि आपकी बॉडी कैसी होगी। कोई इंसान अच्छा दिख रहा है, कोई नॉर्मल नॉर्मल दिख रहा है, तो वो अघटिया कर्म पे डिपेंड करता है। हम्म, ठीक है। तो तो हमने जैन फिलोसफी को, अच्छा फरिया और कुछ बोलना चाहती हैं? फरिया बोल दें, 2 मिनट का टाइम है फरिया आपके पास, प्लीज। Okay, sir. Good evening, sir. वेरी गुड इवनिंग। Sir, Jain philosophy believe many quality of objects, हम्म। reject absolute both partial knowledge. हम्म। मतलब सबका अलग अलग, मतलब कोई भी एक पर्सन है वो कुछ और सोच सकता है, सेकंड पर्सन वो कुछ और सोच सकता है। मतलब कि सबका आइडिया अलग है, सबका नॉलेज अलग है। ऐसा नहीं, मतलब ऐसा नहीं बोल सकते कि हाँ मैंने जो नॉलेज दिया है वो एब्सोल्युटली, मतलब वो करेक्ट है लेकिन एब्सोल्यूट करेक्ट नहीं है, ऐसा हम्म। बता रहे हैं जैन फिलोसफी। ओके। और उन्होंने है तो बिलीफ वो 6 इटरनल सब्सटेंस पर बिलीव किया करते थे, जीवा, पुद्गला और धम्मा हम्म। और धर्म, धर्म आगे। आकाश। हाँ, आकाश और टाइम। ठीक है, और कुछ, और तुमको क्या अच्छी बात लगी जैन फिलोसफी के अंदर? हाँ, जैन हम्म। फिलॉसफी का मतलब ये अच्छा लगा हमको कि मतलब उन्होंने बोल रहे कि सब भी मतलब सोसाइटी के लिए वो मतलब मैसेज अच्छा भी है कि लोग ऐसा कह रहे हैं कि मतलब मेरा, मैं जो नॉलेज दे रहा हूँ वो करेक्ट है, सामने वाला कुछ और बोल रहा है, इन्हें उसको नहीं पता कुछ, मतलब ऐसा कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है ना कि हम्म। किसी के बीच। तो मतलब वो मैसेज अच्छा है जैन फिलॉसफी का कि मतलब हाँ तुम जो सोच रहे हैं वो सेकंड वाला पर्सन भी जो सोच रहा है वो भी राइट है, बट हम्म। इन्फिनाइट मतलब के क्वालिटी, मतलब उसकी भी राइट है, वो जो बोल रहा है वो राइट है बट एब्सोल्यूट राइट नहीं है। जो हम्म। दूसरा पर्सन सोच रहा है वो भी राइट है, मतलब ऐसा हाँ, अगर जैन फिलोसफी की बात हम अपने मन के अंदर बिठा लें अच्छे से, अपना अपन अडॉप्ट कर ले जैन फिलोसफी की बात, तो हमारी किसी से कोई लड़ाई नहीं है फिर। देखो, हर एक आदमी को तुम क्या करोगे, एक तरह से सोचोगे हाँ ठीक है यार, ये भी सही बोल रहा है, ये भी सही बोल रहा है, मैं भी सही बोल रहा हूँ। ऐसे अगर हम सब आपस के अंदर, जैसे हम सब अभी क्लास के अंदर जितने स्टूडेंट्स बैठे हैं, राइट, ये अगर डिसाइड कर लें तो ही थोड़ा बहुत चेंज स्टार्ट हो जाएगा, राइट। तो चेंज बिगिंस विद द इंडिविजुअल, फिर वो सोसाइटी के अंदर होता है। तो हम जैन फिलोसफी से ये समझ सकते हैं, जैन फिलोसफी को ये मानकर ही चल सकते हैं कि हाँ जैन फिलोसफी एक फिलोसफी हमने पढ़ी, इस थॉट से हमको इस तरह के पर्सपेक्टिव को देखना है, सबके पर्सपेक्टिव को समझना है, सबके पर्सपेक्टिव को रेस्पेक्ट करना है, सबके पर्सपेक्टिव को अगर मतलब बहुत ही गलत पर्सपेक्टिव से उसको टोलरेट करना है, टॉलरेंस जो होता है, ठीक है। सबके प्रति एक तरह से आपको कंपैशनेट की फीलिंग रखनी, कंपैशन की, हाँ ठीक है यार ये भी सही है, ये भी सही है। लड़ाई लड़ाई बिल्कुल नहीं करनी है, जैन फिलोसफी से हम ये समझे, है ना बच्चों। अब चलो हम थोड़ा सा इसके अंदर और बात समझते हैं। हम स्टार्ट करते हैं शादवाद से, है ना। तो देखो शादवाद का जो कौन सिद्धांत है, इससे पहले अनेकांतवाद, देखो शादवाद कैसे आएगा, पहले अनेकांतवाद, फिर न्यायवाद, फिर शादवाद, है ना। तो इस सीरीज में अनेकांतवाद क्या बोल रहा है कि अनेकांतवाद बोल रहा है भाई देयर इज इनफाइनाइट क्वालिटीज, ठीक है, ऑब्जेक्ट के अंदर इनफाइनाइट क्वालिटी है। न्यायवाद ऐसे बोल रहा है कि हर जो चीज है उसको हम क्या कर सकते हैं, उसके उसके एक पार्शियल व्यू होता है, हर एक पर्सन का पार्शियल व्यू होता है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग जो है बड़े लिमिटेड है। और शादवाद क्या बोल रहा है, शादवाद ऐसे बोल दे रहा है कि भाई इसको बोलने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ, शात लगाकर हमको बोलना चाहिए, राइट। इस तरह से शादवाद वाला सिद्धांत बोलते हैं। तो एक बार कोई ऐसा बच्चा को जो कि इन तीनों को एक बार सिक्वेंशली बता सके, अनेकांतवाद, फिर न्यायवाद, फिर शादवाद, ठीक है, थोड़ा पूरा का पूरा, और फिर उसके ऊपर हम डिस्कस कर सके। एनीबडी इन द क्लास कैन वॉलंटियर दिस? अच्छा ठीक है, तो फिर हम बोलते हैं गार्गी बताएंगी। गार्गी आप बताएं, ये जो पहले सर अनेकांतवाद बनाना है आपको, फिर न्यायवाद बताना है, और फिर आपको शादवाद बनाना है, यस। सर एका अनेकात्वाद तो मैंने आई गेस करा नहीं, आई गेस वो लास्ट लेक्चर में, अभी मैंने वो देखा नहीं है। ओके। बट न्यायवाद और स्यादवाद आई कैन टेल। हाँ प्लीज टेल। स्यादवाद बेसिकली जैन्स की वो फिलॉसफी के अंदर उन्होंने ये बताया है
कि हर एक के कोई भी सेंटेंस हम अफर्म नेगेशन में भी नहीं करना और पॉजिटिव भी नहीं करना, नथिंग इज एब्सोल्युटली ट्रू और नेगेटिव। तो उन्होंने कहा है कि वी यूज अ वर्ड स्याद बिफोर अ सेंटेंस, लाइक स्यात् अस्ति, स्यात् नस्ति। ऐसे ही उन्होंने 7 स्टेटमेंट्स प्रोपाउंड किए थे, स्यात् अस्ति, नस्ति, अवक्तव्यम, एंड देन स्यात् अस्ति अवक्तव्यम, स्यात् नस्ति अवक्तव्यम, स्यात् अस्ति नस्ति अवक्तव्यम। इसके अंदर अस्ति मीन्स विच इज ट्रू, जो कि है, नस्ति मीन्स जो नहीं है, एंड विच डजंट एग्जिस्ट, और अवक्तव्यम मीन्स जो कि इनडिस्क्राइबेबल है। तो सियादवाद की थ्योरी के अंदर उन्होंने हमें एक एग्जाम्पल देके भी ये समझाया कि एक 6 ब्लाइंड मैन और एक एलिफेंट होता था, जिसके अंदर हर एक को हमने कह दिया था कि दे विल इंटरप्रेट कि उनको क्या लग रहा है, वो चीज़ क्या है। तो उसके अंदर सारे 6 के 6 लोगों ने जो इंटरप्रिटेशन की थी वो बहुत डिफरेंट थी, बिकॉज उनके पर्सपेक्टिव से जो वो फील कर रहे थे उनको वो लगा, जैसे जो ईयर्स को टच कर रहा था उसको लगा था कि वो फैन है, जो उसके लेग्स को कर रहा था उसको लगा वो पिलर है, जो उसकी टेल को कर रहा था उसको रोप लगी। ऐसी इन 6 लोगों ने बहुत अलग अलग अपने इंटरप्रिटेशंस बताए और उन्होंने बोला कि नहीं यही ट्रू है, लेकिन ये सब उनके पॉइंट ऑफ व्यू से था, फ्रॉम देयर ओन पॉइंट ऑफ व्यू। इसका मतलब ये नहीं कि वो उनकी तरफ से सही है तो दूसरी तरफ से भी सही होगा, तो ये पार्शियल जजमेंट था, तो उसको तो अपन ऐसे इम्पार्शियल कह सकते बनाने हैं के इन दिस लिए। एवरी जजमेंट इज वैलिड बट ओनली फ्रॉम ए पर्टिकुलर स्टैंड पॉइंट, वी कैन से दैट, है ना? यस सर। तो दैट इज न्यायवाद, वो न्यायवाद है। अब इसको कैसे हमको बोलना है प्रैक्टिकली लाइफ के अंदर, कैसे बोलना है, दैट इज नोन एज शादवाद। ओके। ठीक है, जिसके अंदर हम स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं दैट इज नोन एज शादवाद। और अनेकांतवाद इज नथिंग बट अनेकांतवाद में कि एक ऑब्जेक्ट का इनफाइनाइट क्वालिटीज होता है, इनफाइनाइट एट्रीब्यूट्स होता है, इनफाइनाइट उसके अंदर चीजें होती हैं, दैट इज ओके। अनेकांतवाद। ऐसा है। एक और होता है, अगर मान लो मैं किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे समझूं कि उसकी एक ही पर्सपेक्टिव को मैं देखूं और उस पर अड़ जाऊं मैं, तो उसको बोलते हैं एकांतवाद। अनेकांतवाद होता है ना, एक होता है एकांतवाद जिसके अंदर आप क्या है, ऑब्जेक्ट के एक ही पर्सपेक्टिव को देखकर उस पर ही अड़े हुए हो, दैट इज नोन एज एकांतवाद। अच्छा, अब हम है ना कंसेप्ट ऑफ नॉलेज पे मैं ओपन कर रहा हूं, किसी को भी जो बोलना है ना आपस के अंदर आप डिस्कस करो, एक बार आपस में भी डिस्कस करना स्टार्ट करो। कंसेप्ट ऑफ नॉलेज में कोई कुछ भी बोलना चाहता है तो प्लीज रेज योर हैंड एंड प्लीज टेल मी, बिकॉज यहाँ पर आप ज्यादा बोले तो ज्यादा बेटर है। मैं तो बोलता ही रहता हूँ क्लास के अंदर, आपको पहली बार मौका मिल रहा है। तो कंसेप्ट ऑफ नॉलेज के बारे में कैसा आपको लगा, क्या है, क्या क्या चीजें आप उसके बारे में बोल सकते हैं, प्लीज टेल मी। एनीबडी इन द क्लास कैन वॉलंटियर। हाँ जी सर, जैसे कंसेप्ट ऑफ नॉलेज में जैसे आपने अभी बताया कि एकांतवाद था, तो ऐसे हमने पढ़ा था दुर्नीति, मतलब बैड जजमेंट पढ़ा था हमने। जैसे उसमें भी यही था कि कोई मतलब हम एक ही व्यू पॉइंट पे अगर हम स्ट्रक कर जाएं तो उसे एक बैड जजमेंट है, क्योंकि हम दूसरे व्यूज को हम अकोमोडेट नहीं कर पा रहे उसमें। तो इसके लिए वो स्यात लगाना जरूरी था। ये अगर स्यात लगा दिया किसी स्टेटमेंट के आगे, तो वो भी एक्चुअली वो भी एक पार्शियल स्टेटमेंट को इंडिकेट करता है स्यात भी। पर इसका मतलब ये है कि हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये हमारा स्टेटमेंट पार्शियल है। कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज, मीडिएट इमीडिएट नॉलेज, वो ही थे। अच्छा, सॉरी सॉरी, हम्म, मैंने दूसरा वाला स्टेटमेंट थ्योरी बोल दी। हम्म। उसका मतलब कंसेप्ट ऑफ नॉलेज में भी मीडिएट और चलिए, इमीडिएट नॉलेज दो थे सर। जैसे मीडिएट नॉलेज हो गया सेंस ऑर्गन्स के थ्रू, हम्म। उसमें भी जैसे कि कोई भी नॉलेज हम जो इमीडिएट सेंस ऑर्गन्स के थ्रू हम ले रहे हैं वो मीडिएट हो गया। उसमें भी हमने दो अच्छा, पढ़े थे। मनोज कुछ बोलने चाह रहे हैं, मनोज प्लीज टेल हाँ अस। जी। तो सर, knowledge actually is actually a inherent quality of soul. वेरी गुड। Okay, so it's like we have pride and the guna. It is a guna of the soul. It has inherent all the knowledge. It is due to the karmas. It gets shadowed. Okay, so now when we come to know, now we want to know about the things through our senses. So we call them limited knowledge, like mati gyan and the shruti gyan, like testimony. While the another way of attaining the knowledge when we don't use our sense organs, where we get the real knowledge or the quality knowledge, they are categorized into three categories. One is clairvoyant,
Leading and branch, yes. and mana praya Hmm. and kevalya gyan. Hmm. So Jainism has talked about how we can how a soul get bondage and how it get liberated also Hmm. by following the right conduct, Hmm. donations and the humanitarian stuff and all those things. Hmm. We can get the Kevalya Gyan. Hmm. And he talked about what are the different levels and what are the what kind of what do you say the levels the individual souls get when he into a particular substrata of the knowledge actually. तो जब भी हम इसमें ना एक पॉइंट आप ये ऐड कर सकते, जब भी हम बॉन्डेज लिबरेशन कर रहे होंगे ना, तो हमें ये बताना पड़ेगा कि अल्टीमेटली जो सोल जो होता है ना, जब वो बॉन्डेज के अंदर से हट जाता है तो उसको इमीडिएट नॉलेज होती है, वो आप कंक्लूजन के अंदर लिख लेना, केवल्य ज्ञान उसको प्राप्त हो जाता है, वो ओमनिशेंट हो जाता है, और उसको ही हम केवल्य ज्ञान बोलते हैं, और वही एक तरह से क्या है, एक तरह से लिबरेटेड फॉर्म है, राइट। तो लिबरेटेड फॉर्म इसकी भी नॉलेज से रिलेटेड है कि इग्नोरेंस को हटा के नॉलेज के ऊपर है। इग्नोरेंस मतलब जैसे अपने जो कर्म है, जो गलत कर्म है, उनको हटाएंगे तो सोल के पास क्या हो जाएगी, सोल के पास कंप्लीट नॉलेज आ जाएगी, और वो नॉलेज ही केवल्य ज्ञान है जो उसके पास पहले से थी, है ना। ऐसे अपन को कभी बॉन्डेज लिबरेशन लिखना हो तो आप इसके अंदर लिख सकते हैं। एनीबडी एल्स वांट टू से समथिंग एल्स, मतलब कुछ पढ़ाया हो उसके अंदर से आपके दिमाग में कुछ और थॉट आ रहा है कंसेप्ट ऑफ सोल को लेकर, कोई बताना चाहता है तो प्लीज टेल मी। सो यही कि अकॉर्डिंग टू जैन्स जो वो था नॉलेज वो हम ग्रास्प नहीं कर सकते, वो ऑलरेडी इनहेरिटेड होती थी सोल के अंदर। ठीक है, और फिर वही उन्होंने दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया कि जिससे हमें नॉलेज पता चलती है। एक तो वो था इमीडिएट नॉलेज विच इज परोक्सा आई गेस। इसमें ना मनाप्राय वाली जो नॉलेज है दैट इज नोन एज टेलीपैथी, उसके बारे में कोई कुछ बताएगा और कुछ इंटरेस्टिंग कुछ आपको पता हो टेलीपैथी के बारे में? टेलीपैथी सर ये था कि जब एक इंसान इज फ्री फ्रॉम ऑल दी जेलिसी एंड अदर फीलिंग्स जो एक इंसान फील करता है टुवर्ड्स द अदर पर्सन, तो वो उस दूसरे इंसान के थॉट्स को परसीव कर लेता है, इंटरप्रेट कर लेता है अपने आप अपने सोल के अंदर, लाइक अपने मन में कि ये है, तो उस हिसाब से हो जाता है सर आई गेस। हाँ, तो मतलब अपन देख रहे हैं कि अपन दूसरे की, हाँ मनोज कुछ बोल रहे हैं, प्लीज मनोज, सॉरी। Yeah, so Uh, getting to know what other is thinking in his mind. So that is manapraya condition. और सर टेलीपैथी में हमने जैसे कि पढ़ा था क्लास में, आपने एग्जांपल दिया था, टेलीपैथी इज दैट कि जब कोई इंसान पर्टिकुलरली जब उसके अंदर से वो एग्रेशन एंगर या फिर किसी के लिए जेलेसी है वो खत्म हो जाती है, तो वो देख पाता है जो हम अपनी मतलब अपनी सेंस ऑर्गन से, मतलब जहां तक हमारी सेंस ऑर्गन्स नहीं देख पाती है वो चीज वो देख पाता है। जैसे कि किसी डायरेक्शन में आपने एग्जांपल दिया था कि कोई इंसान पर्टिकुलरली उस डायरेक्शन में है और वहां गुम हुआ है, जैसे कि हम ये बाबा वगैरह के पास पूछने जाते हैं कि कोई इंसान गुम हो गया है तो अब वो कहाँ पे होगा, तो पर्टिकुलरली उस चीज को बताना, इट्स टेलीपैथी अकॉर्डिंग टू मी। टेलीपैथी कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है, देखो इससे एक चीज हमको पता चलती है, अगर टेलीपैथी ट्रू है, राइट, जो कि हम देखते हैं माइंड रीडर्स होते हैं ना कई लोग, जो अपने माइंड को बोलते हैं हमको सोच रहे हैं और वो रीड करके बता देते हैं, है ना। ऐसे यूट्यूब पे भी आप देखते होंगे, हम कुछ सोच रहे हैं और वो रीड करके बताएंगे भाई तुम ये सोच रहे हो, अभी तुम्हारे दिमाग में ये चल रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपके अंदर इस तरह का आपने अपने अंदर क्या कर लिया है कि एक पावर जो अपनी सोल के अंदर, सबके अंदर ऐसी पावर होगी सोल के अंदर कि वो दूसरों के मन की बात पढ़ सकती है, तो इसका मतलब हम सब एक यूनिवर्स के पार्ट ही हो गए ना, और कहीं ना कहीं हम सबका सोल जो है इंटरकनेक्टेड ही हो गया ना, हम सबका माइंड जो है वो इंटरकनेक्टेड ही हो गया। समझ में आ रहा? अगर मैं आपकी बात, जैसे गार्गी क्या सोच रही है अभी मैं बता दूं, तो इसका मतलब मैं कहीं ना कहीं गार्गी से भी कनेक्ट हूं। मनोज क्या सोच रहा है मैं बता दूं तो मैं मनोज से भी कनेक्ट हूं, मतलब मैं एक यूनिवर्स के, हम सब अंश हैं, हम सब यूनिवर्स के पार्ट हैं। हम टेलीपैथी के बारे में इस तरह से बोल सकते हैं, है ना। तो ये चीज अपन इसके अंदर देख सकते हैं कि भाई हमारा जो टेलीपैथी जो है, राइट, इसका मतलब क्या है, हम सब एक यूनिवर्स के अंश है, यूनिवर्स के पार्ट है, उस तरह से। मतलब लिखना नहीं है, बस अपन सोच सकते हैं इसके बारे में, और जो अपन अंदर से और ज्यादा चीजें और जो सोच सकते हैं। यस, ऐसी कोई ओमनीशेंस जो केवल्य ज्ञान है उसके बारे में कुछ सोचना चाहेगा, बताना चाहेगा, प्लीज। मनोज।
Kevalya Gyan means you know about past, future, present, everything without needing the help of the sense organs. Inherently, you know everything. So that is the condition of Kevalya Gyani. केवल So, यस प्लीज केवल सॉरी गार्गी प्लीज गार्गी यस सर। सर केवल्य ज्ञान लिबरेटेड सोल्स को अचीव होता है जब दे हैव एब्सोल्यूट नॉलेज और अनलिमिटेड नॉलेज होती है उनके पास, बट दिस इज अगेन कॉन्ट्राडिक्टरी टू व्हाट जैन फिलोसोफर्स गेव इन द फिलोसफी कि एब्सोल्यूट नॉलेज कोई नहीं होती, बट दिस इज देयर कॉन्ट्रडिक्शन व्हिच इज क्रिटिसाइज्ड बाय मेनी क्रिटिक्स कि ये खुद एब्सोल्यूट के बारे में जानते थे, बट देन अगेन दे आर आल्सो सेइंग दैट नथिंग इज एब्सोल्यूट। हाँ, क्योंकि ये बोलते हैं कि मोस्ट परफेक्ट नॉलेज वो आ जाती है उसके अंदर। मोस्ट परफेक्ट मतलब एब्सोल्यूट नॉलेज आपका, पर आप तो एब्सोल्यूट को मानते नहीं। बट अगेन हम इस थॉट को कैसे लेकर जाएंगे बच्चों, इसको ध्यान समझना कि जब वो बोल रहे हैं कि हम एब्सोल्यूटनेस के अंदर हमको नहीं बोलना चाहिए, तो वो लिमिटेड बीइंग्स के लिए बोल रहे हैं, है ना। लिमिटेड बीइंग्स की हम लिमिटेड, वो प्रैक्टिकल थॉट के ऊपर आ रहा है। उनको पता है एब्सोल्यूट क्या है और एब्सोल्यूट के बिना काम चलता भी नहीं है। रिलेटिव जो होगा दैट इज ए पार्ट ऑफ एब्सोल्यूट ओनली। तो कोई एब्सोल्यूट होगा तभी रिलेटिव होगा। तो एब्सोल्यूट होना तो जरूरी है, पर वो इस संसार के लोगों के लिए, है ना, संसारिक लोगों के लिए इस तरह से कहना चाह रहे हैं कि हमें एक तरह से क्या करना है, हमें एक तरह से लिमिटेड मानना है अपने आप को, क्योंकि हमारी सेंस ऑर्गन अभी लिमिटेड है। हमारी सेंस ऑर्गन लिमिटेड है, मतलब हम क्या कर रहे हैं, एक तरह से मीडिएट नॉलेज के अंदर है, मीडिएट नॉलेज वाला फेस में है, नहीं तो सेंस ऑर्गन की जरूरत ही नहीं है फिर। तो वो जब इस तरह से बोल रहे हैं ना, तो वो उन लोगों के लिए बोल रहे हैं जिनको, जिनके अभी कर्म पुद्गल जो है वो अटैच्ड हो रखे हैं सोल के। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? एनीबडी हैज एनी डाउट रिगार्डिंग दिस? गार्गी समझ में आया ये वाला पॉइंट, यस सर। है ना। तो उनको पता है एब्सोल्यूट, पर एब्सोल्यूट इज नॉट फॉर द कॉमन मैन। कॉमन मैन तो हमेशा रिलेटिविटी के अंदर ही रहेगा, क्योंकि वो अपने सेंस ऑर्गन को यूज करते हुए नॉलेज ले रहा है, दैट इज मीडिएट नॉलेज, और दैट इज वेरी वेरी, अगर हम कहेंगे, पार्शियल नॉलेज। यस मनोज। so can we write what's Gargi mentioned? The, the, the हाँ, ये तो criticism. एक अपना क्रिटिक्स सही, अपन ने पढ़ा भी हुआ है क्रिटिक्स कि एब्सोल्यूट के बारे में तो जानते थे, दे नो व्हाट इज एब्सोल्यूट, बट फिर भी वो एब्सोल्यूट नॉलेज को ना मान के रिलेटिविटी लेकर आ रहे हैं नॉलेज के अंदर। ये तो एक क्रिटिक्स सही। बट फिर अपन को उसको कंक्लूड के अंदर ये बोला, जैन फिलोसफी इज ए प्रैक्टिकल थॉट। व्हेन आई एम सेइंग यू टू राइट दैट जैन फिलोसफी इज ए प्रैक्टिकल थॉट इन कंक्लूजन, तो इसका मतलब यही है कि प्रैक्टिकलिटी पे बात कर रहा है वो। उसको अगर वैसे कॉन्सेप्ट में जाएगा, आइडियलिस्टिक वाला कॉन्सेप्ट जिसके अंदर केवल्य ज्ञान जिसको प्राप्त हो गया, तो दैट इज वेरी वट कि वो उस वे के अंदर बात नहीं करना चाह रहा है, फिलोसफिकल डायमेंशन में इस तरह से बात नहीं कर रहा है, एक प्रैक्टिकल थॉट दे रहा है। फिलोसफिकली बहुत सारे लूप होल हो सकते हैं कि भाई तुम रिलेटिव मान रहे हो तो देयर शुड बी सम एब्सोल्यूट, दे नो अबाउट द एब्सोल्यूट, दे नो व्हाट इज एब्सोल्यूट, बट दैट एब्सोल्यूट इज फॉर द केवल्य ज्ञान वाले पर्सन के लिए, जिसके तीर्थंकर के लिए, जिसको एक नॉलेज हो चुकी है, जो कि लिबरेटेड सोल है, उसके लिए। मनोज। Okay, sir. यस हितेन वांट टू से समथिंग। सर एक ना मतलब माइंड में एक लिंक आ रहा है कि आप बताना कि सही है कि गलत है। जैसे अभी आपने बताया कि जैन प्रैक्टिकलिटी की बात कर रहा है, तो ऐसा मुझे लग रहा है कि जो जैन का थॉट है ना और जो अद्वैत वेदांत का थॉट है, मतलब अद्वैत ऐसा मुझे लग रहा है कि एनहांस्ड वर्जन है उसका। वो भी हमने जैसे बात करी थी प्रतिभासिक लेवल, व्यवहारिक लेवल, वो भी इस तरह मतलब सिमिलर मुझे लग रहा है। और एक आपने अभी वो बताया था कि टेलीपैथी में हम सारे यूनिवर्सल कनेक्टेड है। अद्वैत भी तो यही कह रहा है कि सारा कुछ ही ब्रह्म है, अहम तो ब्रह्मास्त्र वाला और सिमिलैरिटी सब कुछ ब्रह्म है, वो वाला। हाँ, नहीं टेलीपैथी को दिखती बस अपन ने एक सोचा है कि हम सब मतलब एक कनेक्टेड है, कि सोल को सबके बारे में पता चल सकता है, आपके बारे में, मेरे बारे में, मतलब कहीं ना कहीं सोल कनेक्टेड है इस तरह से। क्योंकि आचार्य शंकर के थॉट को लेकर आओगे तो फिर तुमको वो रियलिस्टिक वाला थॉट छोड़ना पड़ेगा, जो कि जैन का मेन पॉइंट है कि इस हाँ ऑब्जेक्ट वो जो भी है रियल वर्ल्ड के अंदर वो रिलेटेड, वो एक तरह से रियलिस्टिक है। उन्होंने नहीं माना, रियलिस्टिक नहीं माना उन्होंने, तो वो तो हाँ जी, बिल्कुल मतलब completely डिफरेंसेस अलग हो तो है जाता ही, पर मुझे सिमिलैरिटी थोड़ी दिख रही थी लिंक करने कुछ। है। हाँ, बट फिर वो उसको अगर आप बोल दोगे या लिख दोगे तो वो उसको नहीं नहीं समझ। लिखूंगा नहीं सर। हाँ हाँ, ठीक है। यस, और कोई कुछ बोलना चाह रहा है प्लीज? Yeah, to answer Hiten's actually. हम्म So we all are limited beings. We cannot use the absolute statements. हम्म यस अच्छा। यस। हम्म चलो तो आई पर होप। नहीं, पर केवल केवल ज्ञान भी तो पॉसिबल है फिर।
केवल एक हम एनलाइटमेंट No, के that बाद is not for the limited beings. That is only नहीं for नहीं, the वही तो फिर chaotic अगर element. हम एनलाइटमेंट के पाथ पे जाएंगे तो पॉसिबल तो है, हम भी कर सकते हैं। पॉसिबल तो है भाई, तीर्थंकर भी अब बस वो सेंस ऑर्गन से तीर्थंकर नहीं देखना है अपन को सोल से अगर अपन देखने लग जाए तो आप में हर किसको मोक्ष मिल सकता है। कर्म बस खत्म करने हैं अपने। हाँ, मनोज, यू वांट टू से समथिंग? Yeah, but that is he would be right. I won't say. So that's his point of view. If I say he's wrong, it will be Naya Bhasha. Yes, yes, I am tolerant to your views. I am क्या बात। tolerant to your views. I follow Jainism. हाँ, प्रैक्टिकल थॉट, वाह, ये है ना, तुम अब उतार लिए अपने जीवन के अंदर अपने थॉट को, वेरी गुड। अच्छा, एक एक बात आप ये बताओ मेरे को कि एटम्स के बारे में जो जैन फिलोसफी ने बोला है और चारवाक ने जो बोला है ना, उसके बारे में थोड़ी बातचीत करो आप लोग। यस, एनीबॉडी, श्रुति बहुत देर से बोले ने, आप बोलना चाहे बोल सकते हैं, कोई भी बोल सकता है ना, गार्गी, फरिया, प्लीज। सर हम्म, नहीं नहीं, आप बोलो प्लीज। नहीं, आप बोलो। नहीं नहीं, आप कर लो सची। ये ठीक है, वेद का फाइन। डिस्कशन है। हाँ, या नहीं, मैं टॉलरेंस बोलती उसकी सर सब में। श्रुति बोलो, श्रुति आप बोलो। सर, जो जैनिज्म में एटम बताया हुआ है, तो जब उन्होंने कैटेगराइज किया हुआ है सब्सटेंस को, तो वो जीवा, अजीवा में, फिर अजीवा इज फर्दर डिवाइडेड इनटू पुद्गलास, और पुद्गलास को जब डिवाइड करा है अणु और परमाणु में, तो उन्होंने अणु को बोला है कि ये पर्टिकुलरली वो एटम नहीं है। एयर, जो हम अर्थ, एयर, फायर, वाटर की बात करते हैं, पर जब हम वो पर्टिकुलरली वो एटम नहीं है जो मुझे अभी तक याद है। हम्म, पर जो और उन्होंने जो परमाणु के बारे में बोला है, तो वो कहा है कि वो कलेक्टिवली, मतलब क्या। चलो श्रुति, अब जो भी बच्चा बोलेगा ना उसके ध्यान से सुनना वो क्या बोल रहा है ना। अच्छा, परमाणु नहीं होगा तो वो संघात है ना, अपन ने बताया था वो संघात है, अणु और संघात। हाँ, गार्गी वांट टू से, प्लीज गार्गी। यस सर। सर अकॉर्डिंग टू जैन्स जो एटम था उसको अणु बुलाते थे, एंड वो इटर्नल और बहुत ही इनडिविजिबल था। एंड बेसिकली एटम्स फर्दर डिसइंटीग्रेट नहीं हो सकते थे, बट उनके अंदर इंटीग्रेशन की क्वालिटीज थी, इंटीग्रेट होते थे। एंड एटम्स के सारी क्वालिटीज सेम थी, सारे यूनिवर्सल क्वालिटीज के एटम्स थे विच कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म ऑब्जेक्ट्स, और जिनकी क्वालिटीज फिर जो डोमिनेट करती थी वो वाली चीज उसके अंदर उस हिसाब से मैटर बनता था। जो वेरी 4 क्वालिटीज थी इसके अंदर वो थी स्मेल, टच, कलर एंड वन वाज गुड, टेस्ट, राइट। फिर उससे वो अर्थ, फायर, एयर एंड वाटर वाले मैटर्स को क्रिएट करते थे विच वाज कॉल्ड संघात। ठीक है। और चारवाक क्या कहते थे मनोज? Charvak only recognizes 4 elements: earth, water, air, fire. है ना, It उसने did एटम not. को ही अर्थ, फायर, एयर, वाटर बोल दिया है ना। इन्होंने एटम Yes. को एक ही माना है, सेम क्वालिटी वाइज सेम है, राइट। अच्छा। And they did not talk about time and space. They recognize the time as well. Giant हम्म, philosophy. हाँ, टाइम और स्पेस भी माना है फॉर Yes. इंटीग्रेशन, डिसइंटीग्रेशन। अच्छा, कोई धर्म अधर्म के बारे में बातचीत करना चाहेंगे आप लोग, धर्म अधर्म के बारे सर धर्म एक मीडियम है जो मोशन को हेल्प करता है, जैसे वाटर हेल्प करता है फिश को तैरने के लिए। में? मतलब एक मीडियम हो गया। और जो वो अधर्म है वो रेस्ट के लिए सिमिलर चीज करता है, जैसे मान लो कोई पासर बाय एक पेड़ की छाया के नीचे रेस्ट कर देता है, वो हम्म, वैसा। और कुछ? यस श्रुति, सर यस गार्गी प्लीज। धर्म बेसिकली मोशन में जो ऑब्जेक्ट्स होती हैं वो था, अधर्म जो एक्टिव नहीं है, रेस्ट पोजीशन में है, वो था। अपन जैसे इनिशिएट नहीं करता धर्म। इनिशिएट तो हमको ही करना पड़ेगा, ठीक है। देखो एक्चुअल में क्या होता है, इसको अपन वैसे कॉन्सेप्ट से भी जोड़ सकते हैं कि एक चीज होती है धार्मिक, कुछ ऐसे होता है ना कि धार्मिक है, कोई होती है अधार्मिक, मतलब जो कुछ अधार्मिक ताकतें होती हैं, कुछ धार्मिक ताकतें होती हैं। जैसे कोई अपना गोल है, गोल तक आपको पहुंचना है, पर बीच में कोई आपको रोकने की कोशिश कर रहा है ना, जिसको अपन बोलते हैं अधार्मिक चीजें हैं जो आपको रोकने की कोशिश कर रही हैं, राइट। कोई ऐसी पुण्य आत्मा है जो आपको क्या कर रही है, एक तरह से उसकी तरफ जाने की कोशिश करवा रही है, ठीक है, वो आपके लिए धर्म हो गया। जैसे मान लो
जैसे अपन कहते हैं कि पहले तपस्या करते थे, है ना, साधु संत तपस्या करते थे, तो राक्षस लोग आते थे, उनकी तपस्या को भंग करते थे, तो वो अधार्मिक लोग हो गए, उनके लिए उसकी तपस्या को भंग कर दिया था। कुछ लोग होते थे जो उनके एक तरह से पैर वैर दबा के जाते थे, उनके लिए अच्छा सोचते थे कि भाई उनके आसपास सफाई करके जाते थे, राइट, क्योंकि सालों सालों तक तपस्या चलती थी पहले। तो वो लोग हो गए धार्मिक, है ना। तो हमारे भी लाइफ के अंदर है ना, कुछ लोग होते हैं धार्मिक, कुछ अधार्मिक, कुछ होते हैं हमको पीछे खींचने वाले। ऐसी ताकत होती है, क्या करेगा पढ़ के, सो जा, बैठ जा, चला जा, खेलने चलते हैं, मॉल में घूम लेते हैं, राइट, कुछ ऐसे होते हैं। कुछ होते हैं धार्मिक, जो कि हमको हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं, स्पेशली और पेरेंट्स, वो कहते हैं कि हाँ भाई नहीं नहीं तुमको आगे बढ़ना ही है, राइट, इस तरह से। तो ऐसे अपन उसको सोच सकते हैं। यस मनोज। Yeah, so dhar as I think they already mentioned. So, but dharma and adharma, like they are opposed, but they are similar so far because they are both are eternal actually. हाँ। Both are formless यस। and non-moving stuff like that. बिल्कुल बिल्कुल। They 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 exist. They prevail everywhere. So बिल्कुल। those are the attributes of दैट आर dharma. सिमिलरिटीज वी कैन से, है ना मनोज। Yes. हाँ। चलो अब बॉन्डेज लिबरेशन के बारे में बात करते हैं। अच्छा, कर्म के बारे में बात करते हैं। कर्म है ना थोड़ा सा अलग तरीके से डिफाइन करा है इन्होंने। अगर तुम्हारा ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि कर्म जो है, फिर ये आप भी बोल सकते हैं ना, जब भी बोलना हो बोल देना, बस ग्रुप डिस्कशन में ऐसे बोल देना है बस आपको, है ना। बिल्कुल बीच में भी बोल सकते हो आराम से, ग्रुप डिस्कशन में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कर्म जो है ना उन्होंने कुछ अलग बताया कर्म के बारे में, तो वो आप कुछ एक्सप्लेन करना चाहेंगे, एनीबडी इन द क्लास। अच्छा, They कर्म के। have defined हम्म, two different kind of karma actually. तो हम्म, घटिया कर्म and अघटिया कर्म actually. चलो ठीक है, वो तो इन्होंने क्लासिफिकेशन कर दिया कर्म का। और कुछ और फिलोसफीज ने जैसे कर्म को बोला है ना, इन्होंने कर्म को एक तरह से पुद्गल माना है ना, कर्म पुद्गला अपन ने लिखा है कॉपी के अंदर। कर्म को एक तरह से पुद्गल माना है इन्होंने, दैट इज डिफरेंट। कि और फिलोसफी कर्म को इस तरह से कोई सब्सटेंस नहीं मान रही, उन्होंने पुद्गल वाला जो सब्सटेंस होता है ना वो माना है, राइट। पुद्गल के अंदर अणु और परमाणु होते हैं, तो वैसे अणु और संघात होते हैं ना, तो वैसे एक तरह से उन्होंने बताया कि भाई जो परसीव नहीं कर सकते ऐसा पुद्गल है, जो दिखता नहीं है पर है पुद्गल। तो एक रियलिटी मान ली उन्होंने, एक सब्सटेंस का पार्ट मान लिया उन्होंने। कि जब भी हम क्या होते हैं, जब भी हम एंगर में, मोह के अंदर, लोभ के अंदर होते हैं, तो वो जो होता है वो कर्म पुद्गल जो होता है वो रिलीज होता है। और कार्मिक को एक तरह से मैटर माना है ना अपन ने, कहा कार्मिक मैटर यूनाइट्स विद द सोल, ऐसे लिखा है ना अपन ने नोट्स के अंदर। तो कर्म को उन्होंने एक तरह से पुद्गल माना है, जो कि और फिलोसफी ने उसको इस तरह से इतनी इज्जत नहीं दी है कर्म को, राइट, एज कंपेयर टू दिस, राइट। उसको मेटाफिजिकल डायमेंशन में ही बात करी उसको, पर इसको भी एक तरह से रियलिटी माना है उसने। ये भी कहीं ना कहीं एटम से मिलकर ही बना होगा कर्म, इस तरह से इन्होंने माना है। यस मनोज। हाँ, एनीबडी इन द क्लास। तो भाई उन्होंने कर्म को एक पार्टिकल की तरह माना है हाँ जो सोल को स्टिक कर जाते हैं। हाँ, जो सोच के स्टिक कर जाता है, पर वो हमको दिखते ही नहीं है, पार्टिकल, सटल ठीक है। पार्टिकल है, सूक्ष्म पार्टिकल, वही वो वैसा। क्रोध, लोभ, मन, माया, इन चारों की हाँ। वजह से वो बढ़ते जाते हैं। वो हम्म, मतलब वो भी बड़ा था, हमने क्या कहते हैं, असरवा, जब फ्लो स्टार्ट होता है तो असरवा कहते हैं उसको। और जब अच्छा। बंधन में हो जाती है, मतलब बंध कहते हैं उसको, हम्म, कि बन जाती है सोल कर्मों की वजह से। तो हम्म, इन सबको फिर हमें मतलब लिबरेशन के लिए हमें वो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, राइट हाँ नॉलेज, फेथ एंड कंडक्ट फॉलो करना पड़ेगा। हाँ, ये अपन जो संवर होता है ना, ठीक है, संवर जो स्टॉपेज होता है उसके लिए अपन को हाँ। त्रिरत्नांत वाला कॉन्सेप्ट फॉलो करना पड़ेगा। और एक होता है निर्जरा। निर्जरा के लिए बताते हैं तप, मेडिटेशन, जैसे फास्टिंग, वो जैन फिलोसफी है ना, बहुत फास्टिंग के ऊपर बड़ा फोकस करती है ना, फास्ट के ऊपर। फास्टिंग करने से क्या होता है? अच्छा, फास्टिंग का कोई मेरे को एक वो बताए, सल्लेखना आपने सुना है? सल्लेखना, एनीबडी इन द क्लास? हाँ जी सर, संथारा भी कहते हैं इसे लेखन को। संथारा, सल्लेखना, गार्ग्य आपने सुना हाँ है? जी। परिया आपने सुना है? नहीं सर। जैन फिलोसफी के अंदर ऐसा होता है, देखो एक थॉट प्रोसेस ये चलता है कि जैसे मान लो जैन फिलोसफी के अंदर कोई मोक्ष को प्राप्त हो गया है ना, तो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है तो उसको अब जीवन छोड़ना है, इस संसार को छोड़ना है, तो बेस्ट वे है कि वो अन्न खाना बंद कर देता है। आपने सुना होगा कि वो अन्न खाना बंद कर देते हैं, राइट, कि संसार के अंदर जो अन्न है उसको खाना बंद कर देंगे, और धीरे 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 वो अपना फिर शरीर त्याग देते हैं। दैट प्रैक्टिस इज नोन एज संथारा प्रैक्टिस, एंड दैट इज नोन एज फास्टिंग।
ओके सर। ये सुना है आप किसी मतलब? फास्ट फूड है। हाँ जी सर। दैट इज नोन एज संथारा। तो हाँ, कुछ-कुछ याद आ हाँ, संथारा बोलते हैं इसके अंदर। तो मतलब कि 80 दिन तक आदमी जो होता है बिना खाए जी सकता है, और फिर 70-80 दिन के अंदर वो फिर मर सकता है, राइट। अब ये संथारा प्रैक्टिस एक्चुअली शरीर को त्यागने का प्रैक्टिस है ना, कि शरीर को आपने त्यागना है। अब ये संथारा प्रैक्टिस का सिग्निफिकेंस क्या है, ये समझो। मान लो कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैंने संसार की मोह माया से मैं दूर हो गया, राइट। तो और मान लो मैं हुआ नहीं, मुझे लगता था कि हाँ मैं हो गया, मैं मतलब किसी ने मेरे को मतलब वो कर दिया, मोटिवेट कर दिया, मैं ज्यादा मोटिवेट हो गया और मैं संसार की वस्तुओं से दूर हो गया, ऐसा मेरे को लग रहा है मेरे मन में। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं मतलब इस संसार को छोड़ना चाहता हूँ, इस संसार में कुछ नहीं रखा, राइट, इसका संसार को छोड़ना चाहता हूँ। तो एक तरीका ये भी हो सकता है कि भाई मैं पहाड़ पे चढ़ूं और कूद जाऊं, मर गया, शरीर त्याग दिया मैंने। पर वो तरीका नहीं अपना रहे जैन फिलोसफी वाले, कह रहे हैं कि संथारा करो। संथारा करो मतलब लंबे समय तक आपको क्या करना है, भूखे रहना है, और भूखे रह के फिर आपको अपना शरीर को त्याग करना है। एनीबडी इन द क्लास कैन टेल मी द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस, क्यों ऐसा वो कर रहे हैं? वैसे तो मैंने बता दिया है, फिर भी आप लोग बताओ। सर लाइफ के मोह माया से मुक्त होने के लिए। हाँ, देखो कभी ऐसा हो सकता है ना मोक्ष कि प्राप्त करने के मोक्ष प्राप्त करने के लिए, पर वो तो कूद के भी जान दे सकते थे, चाकू से भी काट सकते थे गला, तब जान दे देते, मोक्ष तभी भी मिल जाता। पर एक्चुअल में कि भाई हमको ये भी तो रियलाइज होना चाहिए, जैसे मान लो मैं 10 दिन भूखा रहा, 10 दिन भूखा रहा और फिर मेरे को बहुत तेज भूख लग रही है, राइट। और फिर मैं सोचूं कि यार नहीं यार, ऐसे तो मैं मर जाऊंगा, एकदम से मेरे को डर लग रहा है, फिर मैंने खाना खा लिया। तो मतलब अभी तक मैं मोह माया से दूर हुआ नहीं कंप्लीटली। मतलब तुम कंप्लीटली मोह माया से दूर हो गए अगर मान लो तुम नहीं हुए और फिर तुम मर गए, तो वो तो गलत हो गया ना। तो आप अपने को आपको एक टाइम दे रहे हैं ये जानने के लिए क्या हम मोह माया से दूर हो गए क्या। इसके लिए आप अपने आप को भूखा रख रहे हैं, और भूख से फिर आप लास्ट के अंदर मर जाए। मतलब भूख से आपके अंदर उसके अंदर क्या हो रहा है कि एक आपको टाइम पीरियड मिल गया है ना, 80 दिन का टाइम पीरियड मिल गया ये रियलाइज करने के लिए कि हाँ हम सच में ही मोह माया से दूर हो गए। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? एक तरह से सर सेल्फ टॉलरेंस भी डेवलप करनी। हाँ, सेल्फ टॉलरेंस, और एक तरह से सेल्फ रियलाइजेशन हो सकता है ना, कि उसको लग रहा हो कि हो गया भाई मोह माया से दूर, राइट, और जबकि वो हुआ नहीं हो, तो उसको एक टाइम पीरियड मिल गया अपने आप को रियलाइज करने के लिए, राइट। एक यस धीरे सर, धीरे ये धीरे। समाधि के सिमिलर है। हाँ, मतलब समाधि में भी इसी तरह का कॉन्सेप्ट होता है, समाधि का भी। बिल्कुल सही बोल ओके। रहे हैं, बट यहाँ पर समाधि के अंदर ध्यान के अंदर जाते हैं ना, वो होता है ना धारण ध्यान समाधि। योग फिलोसफी जब आप पढ़ोगे ना, तब आपको वो चीज समझ में होगा, दैट इज उसका प्रोसेस अलग है। ठीक है समाधि सर। भी सर अलग अलग तरह की हो गई, जैसे जल समाधि हाँ, और भी जल तरह की। समाधि हो गई, कई बोलते हैं अग्नि में समाधि ले ली, राइट, हाँ। इस तरह से। पर समाधि का जो कॉन्सेप्ट है जो अपन ने योग फिलोसफी में पढ़ा था, संप्रज्ञात समाधि है, संप्रज्ञात समाधि, तो असंप्रज्ञात समाधि दैट इज द बेस्ट समाधि। मतलब वो उसके अंदर फिर आप उसके बाद फिर आपका शरीर जो होता है वो वापस इसके अंदर मटेरियल वर्ल्ड के अंदर नहीं आता, ऐसे बोलते हैं इसके अंदर, राइट। तो हम कह रहे हैं कि जो निर्जरा वाला कॉन्सेप्ट होता है ना, तो निर्जरा के अंदर भी कुछ तो ऐसे, निर्जरा मतलब वियरिंग आउट ऑफ द कर्मास, कर्मास को आप वियरिंग आउट कर रहे हैं। कुछ कर्मास तो ऐसे होते हैं जो अपने आप नेचुरली वियरिंग आउट होते हैं बाय गिविंग देयर फ्रूट्स, है ना। कोई कर्म है, उसका फ्रूट आ गया तो वियरिंग आउट हो जाएगा, दैट इज नोन एज सविपाक निर्जरा, है ना। याद नहीं रखना, बस सुन लो। और एक होता है अविपाक निर्जरा, जो हम जानबूझकर ऐसा कुछ करें कि हमारे कर्म जो है ना वो वियर आउट हो जाए, ठीक है, कर्म बिना फ्रूट दिए ही वियर आउट हो जाए। समझ में आ रहा है? कर्म जिसको अपन बोलते हैं कृत प्रणाश, राइट, कर्म बिना फ्रूट। तो उसके लिए ये बोलते हैं कि मेडिटेशन करो, तप करो, मेडिटेशन करो, है ना। तो कुछ उन्होंने एक्सटर्नल तप बताए, कुछ इंटरनल तप बनाया। एक्सटर्नल तप में से वन ऑफ द तप इज फास्टिंग करने से। फास्टिंग करने से आपका क्या है कि जो कर्म है बिना आपका फ्रूट दिए ही वियरिंग आउट हो जाएगा उसका कर्म का, राइट। जो अपन ने आगे चल के पढ़े, गार्गी आपको थोड़ा आगे चलना पड़ेगा, 41st क्लास के अंदर हमने वो पढ़ा है कर्मा थ्योरी के अंदर, है ना, तो उसको आप समझ में आ जाएंगे। ओके सर। तो ये जो कम खाना, फास्टिंग करना ना, राइट, और ये भी एक तरह से क्या है, एक तरह से तप के अंदर काउंट करा गया है जैन फिलोसफी के द्वारा, ठीक है। अच्छा, और कुछ अपन डिस्कस करना चाहते हैं इसके बारे में? एनीबडी वांट टू सर डिस्कस? आजकल तो ये फास्टिंग का कंसेप्ट ट्रेंड में भी है, जैसे ज्यादा इंटरमिटेंट ज्यादा मतलब इंटरमिटेंट उसको फास्टिंग ज्यादा करने को कहते हैं।
फास्टिंग मैंने इस बार, पिछली बार है ना नवरात्रा पे, पिछली से पिछली बार नवरात्रा पे फास्ट करा था। मैं आपको बता सकता हूँ जो मेरे कैलोरी इनटेक था ना, वो नॉर्मल डे से ज्यादा हुआ करता था। इतनी सारी चिप्स खा लें, ठीक है, इतने सारे यस सर, व्रत का तो यस आजकल सर, मीनिंग व्रत यही व्रत हो गया के कि कारण। ज्यादा खाना है उस दिन पर। मैं, हाँ, तो मैं ये देखता था उस वक्त आपको साइकोलॉजी भी इस तरह से हो जाता है ना कि यार व्रत करा है आज तो भूख लगनी ही लगनी है, भूख लग रही है, हर वक्त ही भूख लगती रहती है, फिर पूरा ध्यान उधर है। तो मेरा कैलोरी इनटेक अगर मैं काउंट करूँ ना, तो वो इतना ज्यादा था कि भाई भगवान भी आके बोल रहा होगा कि तुम मत ही करे व्रत, है ना। तो इससे बढ़िया है कि नहीं करता, जब ज्यादा ठीक रहता है, राइट। चिप्स वगैरह तली हुई चीजें ही खाई जाते हैं हर चीज, हर चीज आ गई, पिज्जा भी आ गया आजकल तो, व्रत वाले पिज्जा, वैसे, है ना। तो उसके अंदर कुछ भी नहीं है तुम्हारा, मतलब उस दिन ज्यादा खाना है बस, ये समझ लो। इतने सारे तो फ्रूट्स खा जाते हैं अपन, इतने सारे चिप्स विप्स और ये सब चीजें खा जाते हैं, और रोटियां भी खाते हैं, कट्टू की आटे की रोटियां, फिर वो रोटी तो होंगी, वो खा लिया बस, पेट तो भर ही गया। सर और टिक्की भी बनती है डिनर में फिर। हाँ, टिक्की बनती है, वो टिक्की वाला कॉन्सेप्ट भी है एक। तो उसके अंदर सब कुछ आ ही रहा है ना, ऑयल जा रहा है आपके शरीर में, सब कुछ ही जा रहा है सब। पर ठीक है, चल रहा है जैसे चल रहा है। पर मजा आता है व्रत करने में, ऐसा है ना। एक तो दूसरे लोग देखते हैं नहीं नहीं भाई नवरात्रा के व्रत कर रखे, तो अलग ही रेस्पेक्ट मिलता है, प्लस खाने को भी बहुत अच्छी अच्छी चीजें मन मन की मिलती है। साइकोलॉजिकल इफेक्ट है बस, तो इट्स बेटर कि, सेटिस्फेक्शन। हाँ। ठीक है बच्चों, तो आज का क्लास अपन इतना ही रखते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। ऐसे आप मेरे को बताना कुछ इसके अंदर और इम्प्रूवमेंट करना है तो आप लोग मेरे को मैसेज कर सकते हैं ना। डिस्कशन अपन कर रहे हैं तो एक आपको सबको समझ में तो आ ही रहा है। देखो एक थॉट प्रोसेस तो डेवलप हो ही गया है जैन फिलोसफी के अंदर, कैसा क्वेश्चन आया। डिस्कशन करने से फायदा होगा, पर उस फायदे को आपको ऑब्जर्व भी करना पड़ेगा, है ना। चलो, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू सो मच।